अगले 1 घंटे तक हर वो खबर आपको दिखाएंगे जिसका सीधा सरोकार आपसे है। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें इस बुलेटिन में शामिल होंगी, जिनकी जानकारी आपके लिए जरूरी है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों की हम बात करेंगे इस बुलेटिन में, तो वहीं पश्चिम बंगाल भी बुलेटिन में शामिल होगा, जहां पर वैक्सीन को लेकर सियासत अब भी जारी है। हम किसान आंदोलन के नए चरण की बात करेंगे, तो इसके साथ ही आर्मी चीफ की चीन और पाकिस्तान की चेतावनी भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे 3 हाई प्रोफाइल दौरों के साथ। जी हां, आज पीएम नरेंद्र मोदी समेत 3 बड़े नेताओं के 4 राज्यों के अहम दौरे हैं। प्रधानमंत्री पुडुचेरी और तमिलनाडु जाएंगे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह असम जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन दौरों को अहम माना जा रहा है। अगर जेपी नड्डा के कार्यक्रम की बात करें तो वो सुबह 10 बजे कोलकाता में लोक्खो सुनार बांग्ला कार्यक्रम का आगाज करने वाले हैं। वो दोपहर में बंकिम चंद्र के घर भी दौरा करेंगे। आपको बता दें कि पीएम ने हुगली की रैली में वंदे मातरम की रचना करने वाले बंकिम चंद्र के आवास की जर्जर हालत को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा था। नड्डा आज जूट मिल मजदूर के घर पर भोजन करेंगे और आनंदपुरी खिलार मंदिर में पूजा पाठ और अर्चना करेंगे। 3 बजे वो बैरकपुर में रैली को संबोधित करेंगे। ये तमाम कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। अहम नेता, अहम दौरे और खास तौर पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये तमाम रैलियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। परिवर्तन रथ यात्रा की समापन रैली दोपहर 3 बजे बैरकपुर में जेपी नड्डा करेंगे। शहीद मंगल पांडे स्तंभ का दौरा करेंगे शाम 4:30 बजे बैरकपुर में। और बंगाल का जेपी नड्डा का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। सुनार बांग्ला घोषणा पत्र के तहत बुद्धिजीवियों से चर्चा शाम 7 बजे कोलकाता में वो करेंगे। सुबह आज 10 बजे से ही कार्यक्रम जेपी नड्डा का शुरू हो जाएगा। आपको बता दें मैप के जरिए कहां पर बीजेपी के ये बड़े दिग्गज नेता पहुंचने वाले हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुडुचेरी पहुंचेंगे। तमिलनाडु में आगामी चुनाव के मद्देनजर वहां पर भी बीजेपी की पूरी तैयारी है। जेपी नड्डा कोलकाता का आज दौरा करेंगे, वहीं अमित शाह असम के दौरे पर होंगे। 3 प्रमुख चेहरे, 3 प्रमुख राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको दिखाया किस तरीके से आज सुबह 10 बजे से ही जेपी नड्डा का कार्यक्रम कोलकाता में शुरू होने वाला है। इसके अलावा सिर्फ कोलकाता ही नहीं, बैरकपुर का भी वो दौरा करने वाले हैं। सुबह 10 बजे कोलकाता में लोक्खो सुनार बांग्ला कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 1 बजे नेहाटी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आवास का दौरा करेंगे, जिसको लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे। जूट मिल मजदूर के आवास पर भोजन का कार्यक्रम दोपहर 1:30 बजे का रखा गया है। सूर्यअग्नि रॉय हमारे संवाददाता इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यअग्नि, किस तरीके का कार्यक्रम आज जेपी नड्डा का रहने वाला है? बेहद व्यस्त ये कार्यक्रम, लेकिन इसके साथ ही ये ध्यान रखा गया है कि कहां भोजन होना है, कहां पर दौरा होना है और कहां पर पूजा अर्चना की जानी है, सब कुछ शामिल है। जी नेहा, बिल्कुल जैसे आपने कहा, आज एकदम जैम पैक्ड शेड्यूल होगा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। पश्चिम बंगाल में 10 बजे के आसपास बीजेपी अपना घोषणा पत्र, जिसको हम लोग मैनिफेस्टो कहते हैं, उसको 2021 के बंगाल चुनाव से पहले वो लोग लॉन्च करेंगे और उसका लॉन्च होगा जेपी नड्डा के हाथों से। अभी देखिए, उनके घोषणा पत्र को ये लोग कह रहे हैं कि लोक्खो सोनार बांग्ला, अगर इसका हिंदी में हम लोग रूपांतर करें तो इसका मतलब ये होता है कि लक्ष्य है सोने का बंगाल बनाने के लिए। अभी यही देखना होगा कि मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में आखिर क्या क्या उन्होंने डाला है जो बंगाल को सोने की बंगाल बनाएगा। एक चीज हमें नोट करनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब भी जहां पर भी वो रैलियां कर रही है, सभा कर रही है, वो ऐसा कहती है कि बंगाल की औरतों को और सामने आना होगा, बंगाल की औरतों के लिए और काम करना होगा। और उनका स्लोगन अगर देख लीजिए, कैंपेन का जो कैच फ्रेज है वो है बांग्ला निजेर मेके चाय। तो अभी इसका मतलब ये है कि बंगाल अपनी बेटी को ही चुनेगा। और अभी यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर ये आ रहा है कि क्या बीजेपी भी थोड़ा विमेन ओरिएंटेड मैनिफेस्टो बनाती है पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सूर्य अग्नि रॉय हमारे संवाददाता कोलकाता से अहम जानकारी देते हुए। पूरे दिन का कार्यक्रम जेपी नड्डा का तय है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बात फिर से आपको ये बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वंदे मातरम की रचना करने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के घर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली रैली में आरोप लगाया था कि हुगली के चंचुरा में वंदे मातरम भवन खस्ता हालत में है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने जीवन में 5 साल गंगा किनारे इसी भवन में गुजारे थे और आनंद मंच की रचना उन्होंने यहीं पर की थी। मुझे बताया गया है कि वंदे मातरम भवन, जहां बंकिम चंद्र जी 5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है। ये वो भवन है जहां उन्होंने वंदे मातरम की रचना को लेकर मंथन किया। वो वंदे मातरम जिसने आजादी की लड़ाई में नए प्राण फूके। ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और इसके अलावा आज 2 और अहम दौरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु और पुडुचेरी जाएंगे, तो वहीं अमित शाह असम का दौरा करेंगे। पीएम मोदी पुडुचेरी और तमिलनाडु में विकास योजनाओं के शिलान्यास और शुभारंभ के साथ जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अमित शाह का असम में कार्यक्रम है, वो नगांव में महामृत्युंजय मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत करेंगे, तो एक जनसभा का आयोजन भी उनके लिए किया गया है। ये हम आपको प्रधानमंत्री का कार्यक्रम दिखा रहे हैं। 3:45 बजे विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। वहीं शाम 5 बजे जनसभा का आयोजन किया गया है। ये अमित शाह का दौरा जो असम का है उसकी रूपरेखा है। नगांव असम के महामृत्युंजय मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और सुबह 11 बजे बोरदोवा सत्र का दौरा अमित शाह करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे बोरदोवा नगांव में भी जनसभा का आयोजन किया गया है। और बात अब पश्चिम बंगाल में कोरोना के नाम पर शुरू हुई सियासत की। ममता बनर्जी ने पूरे राज्य के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया, लेकिन जिम्मेदारी केंद्र पर डाल दी है। पीएम को चिट्ठी लिखकर ममता ने मांग की कि केंद्र पूरे पश्चिम बंगाल के लिए वैक्सीन दिलवाए। बंगाल के चुनावी रण की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले सियासी जोर आजमाइश चरम पर है। हर दांव खेला जा रहा है, हर पासा फेंका जा रहा है। सियासत के इसी संग्राम में अब बंगाल में एंट्री हुई है वैक्सीन की। जी हां, अब बंगाल में कोरोना की वैक्सीन भी सियासत का सबब बन रही है। ममता ने खेला सियासत का वैक्सीन दांव। केंद्र से मांगी पूरे राज्य के लिए वैक्सीन। ममता की दलील, सबको फ्री वैक्सीन लगाएंगे। ये वो चिट्ठी है जो ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी है। इसमें पूरे राज्य के लिए वैक्सीन दिलाने की मांग की गई है। ममता ने लिखा है, हम राज्य के हर शख्स को फ्री वैक्सीन देना चाहते हैं। चुनाव से पहले सबको वैक्सीन लगनी चाहिए। चुनाव और बढ़ते कोरोना के मद्देनजर ये जरूरी है। केंद्र सरकार वैक्सीन खरीद में मदद करे। केंद्र संबंधित एजेंसियों से ये वैक्सीन दिलाए। जाहिर तौर पर किसी एक राज्य को करोड़ों की तादाद में वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर देना संभव नहीं है और ममता सूबे के लोगों को ये संदेश देना चाहती है कि वो सबको फ्री वैक्सीन देना चाहती है, लेकिन केंद्र की मदद के बिना ये संभव नहीं है। बीजेपी ने भी ममता के दांव को समझ लिया। पार्टी नेता अमित मालवीय ने कुछ आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश की कि यह सियासी दांव है। मालवीय ने ट्वीट किया, ममता बनर्जी ने ज्यादा वैक्सीन के लिए पीएम को चिट्ठी लिखी है, लेकिन क्या बंगाल ने वो सारी वैक्सीन इस्तेमाल कर ली जो उसे दी गई थी? शर्मनाक सियासत। अब वो आंकड़े देखिए जो मालवीय ने दिए हैं। उनका कहना है कि बंगाल को 22,51,800 कोविशील्ड वैक्सीन दी गई थी। इसमें से सिर्फ 8,26,290 इस्तेमाल की गई।
यानी 36.7%। इसी तरह 4,97,760 को वैक्सीन दी गई, लेकिन इस्तेमाल हुआ सिर्फ 63,380 यानी सिर्फ 12.7%। अगर ये आंकड़े सही हैं तो साफ है कि वैक्सीन को भी सियासी दांव के दौर पर ही इस्तेमाल किया जा रहा है। पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरीके से पश्चिम बंगाल में कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत चल रही है, तो इधर कई राज्यों में कोरोना केस फिर से बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में कल एक दिन में कोरोना के 200 नए मामले सामने आए हैं। एक महीने बाद ऐसा हुआ है जब एक दिन में 200 या फिर इससे ज्यादा केसेस आए हों। चिंता का सबब लेकिन महाराष्ट्र बना हुआ है। यहां कल 8,807 नए मामले आए। 18 अक्टूबर के बाद पहली बार इतने ज्यादा कोरोना केसेस आए हैं। वहीं मुंबई में 1167 नए मामले सामने आए। 119 दिन बाद मुंबई में 1,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,168 केस आना हड़कंप मचा देने वाला है। पिछले साल 18 अक्टूबर के बाद इतने ज्यादा मामले आए हैं। धारावी में भी एक महीने बाद नए केस आने का आंकड़ा 2.5 अंक पर पहुंच गया है। मुंबई में केस बढ़ने के साथ सख्ती बढ़ती जा रही है। रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्यों से आ रहे यात्रियों की भी जांच हो रही है। बाकी राज्यों से जो लोग महाराष्ट्र में आ रहे हैं, बाकी शहरों से जो लोग मुंबई में आ रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एक एंटीजन की टेस्टिंग कोविड की जा रही है। ये टर्मिनस एरिया है सीएसटी का। यहाँ पर लगभग ऑन एन एवरेज 100 लोगों का टेस्टिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग तो होती ही है, साथ ही साथ जो लोग टेस्ट कराना चाहते हैं उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध की गई है, ताकि मुंबई में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन बाहर से आने वाले केसेस डिटेक्ट हो सके, उसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो टर्मिनस है वहाँ पर क्रिएट किया गया है। महाराष्ट्र से दिल्ली जाने वालों को अब नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। मुंबई एयरपोर्ट पर सख्ती कड़ी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना ने 80 लोगों की जान ली है। 24 फरवरी को 8,807 नए केस आए। 23 फरवरी को 6,218 नए केस सामने आए। 22 फरवरी को 5,210 नए मामले सामने आए। 21 फरवरी को 6,971 नए केस सामने आए। वहीं 20 फरवरी को 6,281 लोग संक्रमित हुए, जबकि 19 फरवरी को 6,112 नए मामलों ने डराया। सबसे गंभीर हालत अमरावती की है। बुधवार को यहां 802 केस आए और 10 लोगों की मौत हुई। मंगलवार को 926 केस सामने आए थे और 6 लोगों की मौत हुई थी। बढ़ते संकट के बीच अमरावती में तो लॉकडाउन तक लगाया जा चुका है। इस समय छोटी सी लापरवाही भी बड़ा घातक वार करेगी। अहमदाबाद में कोरोना से 11 लोगों की मौत हुई है और 174 नए केस सामने आए हैं। पुणे में भी बुधवार को 743 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव मिले। इसे देखते हुए पुलिस महकमा अब ज्यादा सतर्क है। कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। लोगों को आगाह किया जा रहा है कि खतरा दोबारा आपके द्वार पर दस्तक दे चुका है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अमरावती जैसी बिल्कुल सिचुएशन नहीं, लेकिन ये चिंता की बात जरूर है कि फरवरी के पहले हफ्ते में जो एक्टिव पेशेंट की जो संख्या थी वो 1300 थी। आज करीबन 3,000 से ज्यादा भी एक्टिव पेशेंट यहाँ पे हमें आज दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले 8-10 दिन में 2,000 पेशेंट यहाँ पे बढ़े हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को सभी जिला अधिकारियों और म्युनिसिपल कमिश्नर्स को टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पिछले 2-3 हफ्तों से राज्य में रोजाना 60,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। अमरावती से धनंजय साबले, पुणे से पंकज खेलकर, मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। हालांकि ये आंकड़े चिंता का सबब बन गए हैं, लेकिन कोरोना से जंग में भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता के साथ टीके लगाने के बाद अब मुहिम को जनता तक लाया जा रहा है। 1 मार्च से बुजुर्गों को टीके लगने लगेंगे। कोरोना पर अब सीधी जंग होगी शुरू। वैक्सीन के लिए आ गया जनता का नंबर। 1 मार्च से हजारों केंद्रों पर टीकाकरण। एक तरफ देश के 5 राज्यों में कोरोना एक बार फिर सिर उठा रहा है,
तो ठीक उसी वक्त कोरोना पर वार करने की मुकम्मल तैयारी भी हो चुकी है। पूरे देश में एक साथ जनता के लिए कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। देखिए क्या है सरकार का पूरा एक्शन प्लान। पहले मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन दी जाएगी। 45 साल से ज्यादा उम्र वाले ऐसे लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी जिनको कोई बीमारी है। 10,000 सरकारी केंद्रों में वैक्सीनेशन फ्री होगा। 20,000 से ज्यादा निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में आपको कीमत चुकाकर टीका हासिल होगा। निजी अस्पताल कितना पैसा लेंगे ये 2-3 दिन के भीतर तय हो जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। केंद्र का सटीक प्लान तैयार है। सरकार वैक्सीन निजी कंपनियों से खरीदकर राज्यों को देगी। 14 जनवरी को देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ था। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बेहतर बात यह है कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। 1,07,67,000 1,07,67,000 लोगों को टीकाकरण हुआ है। दुनिया में सबसे तेज हुआ है और प्रैक्टिकली बहुत ही इनसिग्निफिकेंट नंबर में कंप्लेंट नहीं आई कहीं भी। सरकार ने सही वक्त पर टीकाकरण में निजी सेक्टर को शामिल कर लिया है। इसमें बड़ी आबादी तक तेजी से टीका पहुंचाना मुमकिन होगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल के सियासी रण में ममता बनर्जी ने बीजेपी के हमलों का चुन चुनकर जवाब दिया है। पीएम ने टीएमसी को तोलाबाजों की पार्टी कहा था। कल ममता बनर्जी ने तोलाबाज शब्द का जवाब दगाबाज से दिया। पीएम ने बंगाल में सिंडिकेट राज की बात की थी, कट मनी, कट कल्चर की बात की थी। ममता बनर्जी ने इसके जवाब में कैट मनी और रैट मनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। খেলা তো হবেই রে, খেলা তো হবেই, এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। অন্য পার্টিকে তোলাবাজ বলবেন আর আপনার পার্টি কি ওয়াশিং মেশিন যে কালো যাবে আর সাদা হয়ে ঘুরে চলে আসবে? চোর কি মাই জোরসে বলে। তাই বলে যায় নরেন্দ্র মোদীজি আর আপনার দানব বন্ধুজি এবং সাথে যারা আছে খুচরো খাচরা, বড্ড বেশি কথা বলছেন। আর একটু বলে যান, 2 মাস একটু সহ্য করতে হবে, তারপরে দেখবো কার কত জোর। জয় বাংলা। दीदी ने हुगली के उसी मैदान से बीजेपी को चैलेंज किया जिस मैदान पर 2 दिन पहले पीएम मोदी गरजे थे और टीएमसी के तोलाबाजों की बात की। सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है। এদের মুখে বড় বড় কথা শুনে পোষায় না। কথায় কথায় উনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস সব তোলাবাজ, তৃণমূল কংগ্রেস তোলাবাজ। আর আপনি কি? আপনি তো সবচেয়ে বড় দাঙ্গাবাজ, ধান্দাবাজ, তোলাবাজ। তোলা তো তাকে বলে যে 5 টাকা 10 টাকা তোলে, তাকে বলে তোলাবাজ। আর যারা কোটি কোটি টাকা তোলে তাদের কি বলে? মা বোনেরা, 2 दिन से दीदी गुस्से से भरी थी। आज उसी हुगली में गुस्सा निकाल दिया जिस हुगली में पीएम ने बंगाल में सिंडिकेट का राज बताया था, कट मनी कल्चर की बात की थी। कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। যারা 5 টাকা 10 টাকা গ্রামের গরিব মানুষ তোলে
তাকে আপনারা বলেন তোলাবাজ। আর আপনারা যারা দেশকে দেশ বিক্রি করে দেন, কারখানাকে কারখানা বিক্রি করে দেন, কোটি কোটি টাকা কাটমানি খান, তারা কি ক্যাটমানি খান? তারা কি ক্যাটমানি খান না रैटमानी खान? ওটা रैटमानी। हुगली के डनलॉप मैदान में जहां पे 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने सभा किया, वहीं पे ममता बनर्जी ने इस जनसभा को संबोधित किया। फिल्म स्टार से लेके क्रिकेटर्स ने आज उनका हाथ धोरा और उन्होंने यहां से नरेंद्र मोदी को अटैक करके कहा कि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। हुगली में एक के बाद एक दीदी के तीर चल रहे थे। पूरी स्पीच में पीएम की उन बातों पर पलटवार था जिसमें पीएम ने बंगाल में कुशासन और भ्रष्टाचार से विकास रुकने की बात की थी। मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बोले ममता जी ने कुछ नहीं किया, हमने सब कर दिया। জিজ্ঞেস করুন কি করেছো? কন্যাশ্রী কে করেছে? আপনারা উত্তর দেবেন। কন্যাশ্রী কে করেছে? আর মোদি বাবু কি দিয়েছেন? ডুগডুগি ডুগডুগি। আমি প্রধানমন্ত্রী। दीदी का गुस्सा अभी और बाकी था। पिछले 3 दिन से उनके भतीजे के परिवार पर शिकंजा है। कोयला तस्करी केस में उनकी बहू से सीबीआई ने पूछताछ की है। একটা বাচ্চা মেয়ে 22-23 বছর বয়স, একটা বউ, ঘরের কন্যা, ঘরের বউ, তাকে কয়লা চোর বলছেন আর কয়লা চোরদের নিয়ে নিজে করে তুলে বেড়াচ্ছেন। লজ্জা করে না? আজ আমাদের ঘরের মা বোনেরা কয়লা চোর। জিজ্ঞেস করুন না, দুর্গাপুরে হোটেলটা পুরো ভাড়া নিয়েছে। হোটেলটা কার? কোন কোল মাফিয়ার? বিজেপির নামটা বলবো? আমার মুখে এত ছোট নাম বলার শোভা পায় না। সবচেয়ে কুৎসিত, সবচেয়ে দুর্নীতি পরায়ণ একটা পলিটিক্যাল পার্টি। ভয়ে কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। মনে রাখবেন, শুধু আমাকে ভয় পায়, আমাকে চমকায়, তাই চেষ্টা করছে আমাকে ধমকানোর। কিচ্ছু হবে না, লড়ে দেখো। লড়াই থেকে যেতে এসো, খেলা হবে, খেলে দেখো। কজনকে গ্রেফতার করবে, জেল ফুটো হয়ে বেরিয়ে আসবে। कोयला केस में दीदी पिछले 3 दिन से ज्यादा नहीं बोल रही थी, लेकिन हुगली में करीब 40 मिनट के भाषण में ममता बनर्जी ने 3 दिन की कसर निकाल दी। जो नहीं बोलना चाहती थी वो भी बोल दिया। আপনি খারাপ কথাটা খারাপ ভাষায় বলতে পারেন, আমি খারাপ কথাটা খারাপ ভাষায় বলতে পারি না। আমাকে একটা কথার মধ্যে একটা লাগাম রাখতে হয়। তাই বলে যায় নরেন্দ্র মোদীজি আর আপনার দানব বন্ধুজি এবং সাথে যারা আছে খুচরো খাচরা, বড্ড বেশি কথা বলছেন। আর একটু বলে যান, 2 মাস একটু সহ্য করতে হবে, তারপরে দেখবো কার কত জোর। सबकी नजरें इसी पर टिकी थी कि हुगली के मैदान से ममता बनर्जी क्या बोलेंगी, पीएम के प्रहार पर क्या पलटवार करेंगी, क्योंकि पीएम ने तो हुगली में चुनावी एजेंडा सेट कर दिया, असल परिवर्तन का नारा दिया था। परिवर्तन चाहिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन। গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, বাংলা বাংলা শাসন করবে। গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, মোদি বাংলা শাসন করবে না, গুন্ডারা করবে না। আমার ये उस चुनावी भिड़ंत की चिंगारियां हैं जिसमें कोई किसी से कम नहीं। ममता बनर्जी लोहे से लोहा काट रही, बीजेपी की आक्रामक रणनीति का जवाब उसी अंदाज में दे रही। তুমি এই আদিশক্ত গ্রামে যদি আমায় গাছ করে सूर्या की रॉय, हुगली, आज तक। इजराइल में गुरुवार से पुरीम उत्सव की शुरुआत हो रही है और इसकी रौनक राजधानी यरूशलेम में एक स्कूल में दिखाई दी। बच्चे रंग बिरंगी पोशाक में स्कूल पहुंचे और इस दौरान संक्रमण का खतरा ना हो इसके लिए सरकार ने देश में रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है। कोई मिनियंस बनकर तो कोई परी बनकर, कोई कोबरा सांप बनकर,
तो कोई जूम स्क्रीन की ड्रेस में। ये बच्चे बुधवार को इजरायली फेस्टिवल पुरीम का स्वागत करने के लिए कुछ इस अंदाज में स्कूल पहुंचे। लंबे समय बाद चेहरे पर मास्क के साथ स्कूल पहुंचे ये बच्चे काफी उत्साहित दिखे। साथ ही उनके अभिभावक भी बच्चों के साथ इस खास उत्सव का लुत्फ उठाते नजर आए। स्कूल में दाखिले होने से पहले बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्क्रीनिंग का सामना भी करना पड़ा। दरअसल 25 फरवरी यानी गुरुवार को इजराइल के त्योहार पुरीम की शुरुआत हो रही है, जिसकी रौनक पूरे इजराइल में 3 दिनों तक रहेगी। इस दौरान इजराइल के लोग लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं और एक दूसरे को खास उत्सव की बधाई भी देते हैं। पुरीम एक यहूदी त्योहार है जो फारसी साम्राज्य पर यहूदियों की जीत की याद दिलाता है। इजराइल में एक तरफ पुरीम फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है तो दूसरी तरफ रात के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है ताकि फेस्टिवल के दौरान कोरोना संक्रमण का खतरा पैदा न हो। ये कर्फ्यू रात के 8:30 बजे से शुरू होकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। इजराइल में अब तक करीब 8 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना पर काबू पाने के लिए इजराइल में युद्ध स्तर पर कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। चेक रिपब्लिक के फ्री ड्राइवर डेविड वेंसल ने बर्फ के अंदर तैराकी का नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। बर्फ के अंदर सांसें थामकर डेविड वेंसल ने 80.9 मीटर की दूरी तैरकर पार की और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। पहले का विश्व रिकॉर्ड 76.2 मीटर का था, जिसे डेनमार्क के सिव रिंसन ने अप्रैल 2013 में कायम किया था। चेक रिपब्लिक के 38 साल के डेविड वेंसल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। फ्री डाइवर डेविड वेंसल ने सांसें थामकर बर्फ के अंदर तैरकर 80.9 मीटर की दूरी तय की और 2013 में कायम डेनमार्क के फ्री डाइवर का रिकॉर्ड तोड़ दिया और नया इतिहास रचा। फ्री डाइविंग में बिना सूट, कैप और फिन तैराकी करना होता है। अप्रैल 2013 में डेनमार्क के फ्री डाइविंग स्टिंग सेनविंसन ने बर्फ के अंदर तैराकी का 76.2 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसे वेंसले ने 1 मिनट 35 सेकंड में 80.9 मीटर की दूरी तय कर तोड़ डाला। 30 सेंटीमीटर मोटी बर्फ के नीचे तैराकी काफी जोखिम भरी और मुश्किल भरी होती है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद डेविड वेंसले ने कहा कि उनको यकीन था कि वो 80 मीटर की दूरी तय कर लेंगे, लेकिन निश्चित रूप से वो पल चुनौतियों भरा था। खासतौर पर बर्फ बन चुके पानी में सिर्फ स्विम सूट में ये कारनामा वाकई काबिले तारीफ है। आज तक ब्यूरो।